जरा सोचिए, 100 से ज्यादा लोग हजारों किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश में बंधक बना लिए गए हैं। हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ रहा है और बचने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा। यही वो नामुमकिन सी लगने वाली सिचुएशन थी जिसने इतिहास के सबसे साहसी और हैरान कर देने वाले बचाव अभियानों में से एक को जन्म दिया, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये कहानी शुरू होती है 27 जून 1976 को। जो एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट लग रही थी वो एथेंस से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के अंदर एक हाईजैकिंग में बदल गई। और देखिए, महज 24 घंटों के अंदर अंदर ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका था जब प्लेन युगांडा के एंटेबे में जाके उतरा। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 तेल अवीव से पेरिस जा रही थी और एथेंस में उसका एक स्टॉप था। लेकिन एथेंस एयरपोर्ट पर कह सकते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ही ढीली थी। एक खराब मेटल डिटेक्टर, बस यही वो एक मौका था जिसकी वजह से 4 हाईजैकर्स बंदूकें और हैंड ग्रेनेड लेकर प्लेन में घुस गए। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो ये टीम असल में फिलिस्तीनी और जर्मन उग्रवादियों का एक मिक्सचर थी। उन्होंने बड़ी चालाकी से पोजीशन ली, 2 फर्स्ट क्लास में बैठे और 2 इकोनॉमी में। और प्लेन के टेक ऑफ के सिर्फ 8 मिनट बाद उन्होंने एक साथ एक्शन लिया, पिस्तौलें और ग्रेनेड लहराते हुए कॉकपिट पर कब्जा कर लिया। अब अंदर बैठे यात्रियों के लिए ये सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहले तो प्लेन 7 घंटे तक लीबिया में रुका रहा और फिर उसे एक ऐसी जगह ले जाया गया जिसका नाम सुनकर ही खासकर इजरायली यात्रियों की रूह कांप गई, युगांडा। एक ऐसा देश जहां एक कुख्यात तानाशाह का राज था। जैसे ही प्लेन युगांडा में उतरा, ये संकट और भी ज्यादा गहरा गया। न सिर्फ और तो आतंकवादी वहां आकर हाईजैकर्स के साथ मिल गए, बल्कि खुद उस देश का राष्ट्रपति ईदी अमीन भी इस खेल में शामिल हो गया था। युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन दुनिया के सामने तो खुद को एक शांति दूत की तरह दिखा रहा था, लेकिन असलियत ये थी कि वो अपहरणकर्ताओं के साथ मिला हुआ था। वो एक बहुत ही खतरनाक और सनकी शासक के तौर पर जाना जाता था और उसके बारे में तो ये अफवाहें तक थीं कि वो इंसानी मांस खाता है। इस बात ने बंधकों के डर को और भी कई गुना बढ़ा दिया था। अपहरणकर्ताओं की मांगें बिल्कुल सीधी और क्रूर थीं। दुनिया भर की जेलों से 53 उग्रवादियों की रिहाई और $5 मिलियन कैश और धमकी, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सभी यात्रियों को मार देंगे। इजराइल के पास फैसला करने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे। टर्मिनल के अंदर फिर एक ऐसा पल आया जिसने सबकी रूह कंपा दी। हाईजैकर्स ने यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता और धर्म के आधार पर अलग करना शुरू कर दिया। उन्होंने इजरायली और यहूदी यात्रियों को एक तरफ कर दिया, जिससे इतिहास की वो काली यादें ताज़ा हो गईं जिनके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। अब इजराइल के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या करना है, बल्कि सवाल ये था कि क्या वो कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, 4000 किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश के बीचों बीच वे अपने 100 से ज्यादा लोगों को आखिर कैसे बचा सकते थे। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है इजराइल की तरफ, जहां सरकार के अंदर बातचीत करने और मिलिट्री एक्शन लेने के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ गई थी। हर कोई एक ऐसे हल की तलाश में था जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। इजरायली सरकार के अंदर ही इस बात पर गहरी बहस छिड़ी हुई थी कि आखिर इस संकट से निपटा कैसे जाए। प्रधानमंत्री राबिन बातचीत के पक्ष में थे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, जबकि रक्षा मंत्री पेरेस का मानना था कि आतंकवादियों के आगे झुकना भविष्य में और हमलों को दावत देने जैसा होगा। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अपहरणकर्ताओं ने कुछ गैर इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। पेरिस में मुसाद के एजेंट्स ने उनसे फौरन पूछताछ की और टर्मिनल के अंदर की स्थिति, अपहरणकर्ताओं की संख्या और उनके हथियारों के बारे में बेहद जरूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। ये तो किस्मत की बात थी, एक ऐसा इत्तेफाक जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस कंपनी ने एंटेबे का वो पुराना टर्मिनल बनाया था, वो एक इजरायली कंपनी निकली। उन्होंने फॉरेन बिल्डिंग के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स दे दिए, जिससे इजरायली फोर्सेस को उस जगह का बिल्कुल सटीक नक्शा मिल गया जहां बंधकों को रखा गया था। तो चलिए अब बात करते हैं उस दिलेर, उस दुस्साहसी प्लान की जो हताशा और समझदारी की देन थी। कई शुरुआती प्लान्स को खारिज कर दिया गया था, लेकिन ये कुछ अलग ही था। इस पूरे प्लान का सबसे हैरान करने वाला, सबसे साहसी हिस्सा था धोखा। आइडिया ये था कि कमांडो सीधे ईदी अमीन के अपने काफिले का भेस बदलकर टर्मिनल तक ड्राइव करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक काली मर्सिडीज भी तैयार की थी। ये एक ऐसा दांव था जो या तो पूरी तरह से काम करता या फिर एक भयानक तबाही में खत्म होता।
ये कोई सीधा साधा हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही सोचा समझा मिलिट्री ऑपरेशन था। 4 C-130 हर्क्यूलिस प्लेन्स को एक साथ मिलकर काम करना था। एक हमला करने के लिए, दूसरा एयरपोर्ट को सिक्योर करने के लिए, तीसरा युगांडा के लड़ाकू विमानों को तबाह करने के लिए और चौथा बंधकों को निकालने के लिए। मिशन की कामयाबी के लिए हर एक हिस्से का सफल होना जरूरी था। और अब कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा रोमांचक है। एंटेबे एयरपोर्ट पर हुए उस हमले की वो तेज तर्रार और तनाव से भरी कहानी। लेकिन प्लान के मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ। युगांडा के गार्ड्स को काफिले पर शक हो गया और उन्होंने उसे रोक लिया। एक गोली चली और बस चुपके से हमला करने का प्लान एक खुली गोलीबारी में बदल गया। सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो चुका था। नीचे रहो, नीचे रहो! गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच कमांडोज की ये आवाज गूंज उठी। टर्मिनल के अंदर डर और कंफ्यूजन का माहौल था, क्योंकि बंधक हमलावरों और बचाने वालों के बीच फंस गए थे। ये हमला बहुत तेज और घातक था। कुछ ही मिनटों के अंदर सभी 7 अपहरणकर्ता मारे गए और 102 बंधकों को बचा लिया गया। लेकिन इस जीत की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इस पूरे मिशन की सबसे हैरान करने वाली बात थी इसकी रफ्तार। जमीन पर उतरने से लेकर बंदूकों के साथ वापस उड़ने तक इजरायली कमांडो सिर्फ 53 मिनट्स के लिए युगांडा में थे। तो चलिए अब इस कहानी के आखिर में ये देखते हैं कि इस छापे का नतीजा क्या हुआ, इसकी मानवीय कीमत क्या थी और क्यों आज भी दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस इसे एक केस स्टडी की तरह पढ़ती हैं। इस ऑपरेशन में जो जाने गई उनकी लिस्ट दुखद थी। हमले में एकमात्र सैनिक जो शहीद हुए वो थे योनातन नेतन्याहू, जो इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री के भाई थे, और एक बंधक डोरा ब्लॉच, जिन्हें बीमार होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें बाद में ईदी अमीन के आदेश पर मार दिया गया। एंटेबे का ये छापा हिम्मत, प्लानिंग और किस्मत का एक ऐसा अनोखा मेल था जो हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज की आधुनिक दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स इतनी बदल चुकी हैं, इस तरह का दुस्साहसी बचाव अभियान फिर कभी दोहराया जा सकता है?